ली थी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के ऊपर, और उसमें कल हमने जो बात की वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग की डिफरेंट स्ट्रेटजीज, मॉडरेट, अग्रेसिव, कंजर्वेटिव, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सोर्सेज को लेके हम किस तरह करंट एसेट्स को फाइनेंस कर सकते हैं, और ऑपरेटिंग साइकिल से मुराद है, इस पे हमारी बात हुई। ऑपरेटिंग साइकिल पे हमने डिस्कशन स्टार्ट इसलिए की कि हमें वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, बहुत से फैक्टर के अलावा वो ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ पे भी डिपेंड करता है कि हमें कितना पैसा चाहिए होगा अपने बिजनेस में, करंट एसेट्स में, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ऑपरेटिंग साइकिल की कैलकुलेशन के ऊपर। तो हमने ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब कल समझा था, और अगर हमें डिफरेंट जो डेज की वैल्यूज हमें गिवन हो उनको लेके ऑपरेटिंग साइकिल कैसे डिटरमिन किया जाता है, इस पर भी बात हुई थी। तो किसी टर्म पे यहां तक जो हमने डिस्कशन की थी, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए आपको तो पूछिए। अच्छा जी, अब ये जो वर्किंग कैपिटल पीरियड्स हम कैलकुलेट कर रहे थे, डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज, इनकी कैलकुलेशन, क्योंकि एज अ फाइनेंस मैनेजर हमें जो रोल प्ले करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, उसमें वी विल बी रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल फॉर आवर कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी जाएंगी, उससे वी विल बी एक्सपेक्टेड टू कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल, और फिर उस कैश ऑपरेटिंग साइकिल की बेसिस पे हम अगले साल कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर करेंगे, हमें अगले साल कितने वर्किंग कैपिटल की जरूरत पेश आने वाली है, वो फोरकास्ट किया जाता है, और फिर उसके मुताबिक फाइनेंस अरेंज करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। जो साल गुजर गया मसला उसका नहीं होता, मसला है अगला नया साल शुरू होने वाला है, उस शुरू होने वाले साल में हमें कितने करंट एसेट की जरूरत होगी, कितनी हमारी करंट लायबिलिटीज होंगी, और कितना हमें वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, हमारे पास कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर हम फाइनेंसिंग की अरेंजमेंट करते हैं ताकि बिजनेस को जितने पैसे की जरूरत पड़ने वाली है वो पैसा हमने पहले बंदोबस्त करके रखा हो। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज हम सीखने जा रहे हैं कि हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल के जो कंपोनेंट्स हैं, इन्वेंट्री डेज, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो इस सिंपल इक्वेशन की वजह से हमें कैश ऑपरेटिंग साइकिल मिलेगा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल मिलेगा तो फिर ही हम फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो हमारा पहला काम है ये जो वर्किंग कैपिटल पीरियड्स हैं इनको कैलकुलेट करना। सबसे पहले हम इन्वेंट्री डेज की बात करते हैं। अच्छा, बल्कि मैं आपको ये डेटर डेज से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, ये फार्मूला है क्या। ये जी आप सिर्फ इस फार्मूला पे भी फोकस कीजिए और किसी दाएं बाएं चीज को फोकस ना कीजिए। डेटर डेज, सबसे पहले वी शुड नो डेटर डेज हमें क्या बताता है। डेटर डेज हमें बताता है कि हम हमारे कस्टमर सेल्स के पेमेंट तक जनरली कितना टाइम देते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि डेटर डेज जनरली हमें हमारी कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बताता है कि हम अपने कस्टमर को कितने दिनों का उधार दे रहे हैं। डेटर डेज हमें बता रहा है कि हम अपने कस्टमर को कितने दिनों का उधार दे रहे हैं, हमारे कस्टमर कितने दिनों में पैसा वापस करते हैं। ये फार्मूला जो लिखा नजर आ रहा है ना, इसको आप अगर छोड़ दो, सिंपल जबान में मैं आपको इसका मीनिंग समझा दूं। अगर लेट्स अज्यूम आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, आपने नया बिजनेस शुरू किया और आपने पॉलिसी रखी है 20 डेज क्रेडिट। आपने 20 डेज क्रेडिट की पॉलिसी रखी, मतलब आप सेल करो 20 दिन बाद पैसे देना, ठीक है जी, ये आपकी पॉलिसी है। एंड अज्यूम आपकी एवरेज डेली सेल 100 है, आपकी एवरेज डेली सेल 100 है। आपने कारोबार शुरू किया, पहले साल सेल की, पहले दिन सेल की 100 रुपए की, पैसा मिला। दूसरे दिन सेल की 100 रुपए की, पैसा मिला। डेटर बैलेंस कितना हो गया? 200। तीसरे दिन सेल की 300, डेटर बैलेंस बढ़ता जा रहा है। 20वें दिन सेल की, डेटर बैलेंस 2000। अब 21वें दिन सेल करोगे 100 की, तो पहले दिन का कस्टमर पैसा वापस करेगा, यही हो रहा है ना। 22वें दिन सेल करोगे 100 की, दूसरे दिन का कस्टमर पैसा वापस करेगा। तो 20 दिन की सेल का मतलब 20 दिन की क्रेडिट पीरियड है, 100 दिन की एवरेज सेल है, इसका मतलब आपका डेटर बैलेंस 2000 रहेगा। ये इंफॉर्मेशन है ना यहां से। तो भाई हमें जो पहली चीज हमने सीखनी है कि अगर हमें कंपनी की बैलेंस शीट दी जाए और हमसे कहा जाए उसके डेटर डेज बताओ क्या है, तो हम इसी कैलकुलेशन से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि डेटर डेज की कैलकुलेशन रहेगी डेटर बैलेंस डिवाइडेड विद एवरेज डेली क्रेडिट सेल का वर्ड डाल दीजिए यहां पे, उधार पे, क्योंकि कैश पे भी सेल होती है ना, डेटर तो क्रेडिट सेल से बनते हैं। यही लिखा हुआ ना हमने कि अगर मुझे ये नहीं पता
मुझे सिर्फ सेल बता दी, मुझे बता दीजिए डेटर का बैलेंस क्या है 2000 और मुझे बता दीजिए डेली सेल कितनी है 100 रुपया, तो मैं आसानी से बता सकता हूं 20 दिन का उधार देते हैं जी हम, यही है, हम 20 दिन का डेली उधार देते हैं। बड़ी आसानी से हम ये गेज कर सकते हैं इस डाटा की मदद से। हमें बता दिया जाए कि भाई हमारा डेटर बैलेंस 2000 का है और हमारी एवरेज डेली सेल 100 रुपया है। क्रेडिट सेल्स यहां पे वर्ड में अगर ओमिट कर गया, एवरेज डेली क्रेडिट सेल यहां पे भी हम डाल देते हैं। अगर वो बता दिया जाए क्रेडिट सेल हमारी 100 रुपए है, तो हम आसानी से सर्टेन कर सकते हैं कि भाई डेटर बैलेंस ओवर एवरेज डेली सेल 20 दिन का पैसा हमारा डेटर में फंसा हुआ है। इसका मतलब डेटर ऑन एवरेज 20 दिन बाद पैसे देते हैं। और यही फॉर्मूला है हमारा डेटर डेज कैलकुलेट करने का। डेटर बैलेंस ओवर एवरेज क्रेडिट सेल, और एवरेज क्रेडिट सेल कैसे आएगी? ओवर एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइडेड विद 365, ऐसे ही एवरेज डेली सेल आएगी। और मैथमेटिकली ये 365 यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो फार्मूला जो आपको किताबों में लिखा नजर आता है ना, वो ये फार्मूला होता है। लॉजिक क्या है बेसिकली? ये लॉजिक है कि डेटर बैलेंस ओवर एवरेज डेली क्रेडिट सेल। दिखने में आपको ये ऐसे नजर आ रहा होता है कि जी ओवर एनुअल सेल इनटू 365, तो बेसिकली ये एवरेज क्रेडिट सेल डेली क्रेडिट सेल निकाली जाती है ऐसे, और इस फार्मूले में ये 365 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है डेटर बैलेंस ओवर एन एवरेज डेली क्रेडिट सेल। इस फार्मूले के तहत ये आपका डेटर बैलेंस निकलता है। तो दिखने में ये फार्मूला ऐसा रहेगा, याद करने में आपको ऐसा भी याद रहना चाहिए, आपको लॉजिक भी याद होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। बात का सवाल में आपको ये कहेगा डेटर बैलेंस कैलकुलेट करो, डेटर डेज कैलकुलेट करो, तो फार्मूला याद है, कैलकुलेट कर लिया। लेकिन बात का वो किसी और तरह से में चलाता है, उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट भी याद होना चाहिए कि भाई डेटर बैलेंस ओवर एवरेज डेली क्रेडिट सेल, बेसिक फार्मूला ये है। वो एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकालने का तरीका है कि एनुअल क्रेडिट सेल डिवाइड बाय 365, वो एवरेज डेली क्रेडिट सेल निकालने का तरीका है। तो उसके हिसाब से ये फार्मूला फिर इस तरह अमेंड हो जाता है। फार्मूला ये और ये सेम है, सिर्फ फर्क यह है कि यहां पे एवरेज डेली क्रेडिट सेल की फिगर अवेलेबल होता है, ऐसे कर लेना। एवरेज डेली सेल अवेलेबल नहीं है, एनुअल सेल अवेलेबल है, तो आप इस तरह भी इसको यूज कर सकते हैं फार्मूला को। तो ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। इसी कॉन्सेप्ट के तहत, इसी बेस के तहत हमें बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, क्रेडिट सेल्स की फिगर हमें पीएनएल से मिलेगी, डेटर बैलेंस की फिगर हमें बैलेंस शीट से मिलेगी, हम डेटर बैलेंस निकाल सकते हैं। इसी अंदाज में हम इन्वेंट्री डेज भी निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री बैलेंस की फिगर हमें बैलेंस शीट से मिली, कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर हमें पीएनएल से मिली, इन्वेंट्री बैलेंस आ गया, इन्वेंट्री डेज आ गए। अभी हम सिर्फ एक फिगर को डिस्कस कर रहे हैं, इस फार्मूला को डिस्कस कर रहे हैं। अभी ये फार्मूला इंटेंशनली मैं इस पे भी नहीं जा रहा है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे सेकंड सेट ऑफ फार्मूला को। तो इन्वेंट्री डेज हमें क्या बताते हैं? इन्वेंट्री हमारे पास कितने दिन रही बिकने से पहले, इन्वेंट्री हमारे पास कितने दिन रही बिकने से पहले। अच्छा जी, इन्वेंट्री की अगर तो हमें बैलेंस शीट में हमें डाटा में एक फिगर दी जाए तो हम एक इन्वेंट्री पीरियड कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर हमें इन्वेंट्री के रॉ मटेरियल की फिगर अलग अवेलेबल है, वर्किंग प्रोसेस की फिगर अलग अवेलेबल है, फिनिश गुड्स की फिगर अलग अवेलेबल है, तो हम फिर 3 इन्वेंट्री पीरियड्स कैलकुलेट करते हैं और फॉर्मूला स्लाइटली अमेंड होता है। रॉ मटेरियल के लिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओवर एनुअल रॉ मटेरियल यूजेज आता है, वर्किंग प्रोसेस के लिए वर्किंग प्रोसेस इन्वेंट्री ओवर एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, और फिनिश गुड्स के लिए डिनोमिनेटर में एनुअल कॉस्ट ऑफ सेल लिया जाता है। सो दैट हमें 3 इन्वेंट्री डेज चाहिए या हमें 1 इन्वेंट्री डेज की फिगर चाहिए, दैट विल डिपेंड हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। अगर हमें इन्वेंट्री की एक फिगर दी गई है तो हम इन्वेंट्री की एक पीरियड कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिनोमिनेटर में लेके। अगर हमें इन्वेंट्री के 3 बैलेंसेस दिए गए हैं तो तीनों के इन्वेंट्री डेज हमें अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ेंगे और टोटल इन्वेंट्री डेज इनका सम होगा। इन तीनों को सम करेंगे तो वो टोटल इन्वेंट्री डेज बनेगा। सो ये फार्मूलाज हमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे, एक दो दफा हम यूज करेंगे लिख के तो ये हमें याद हो जाएंगे। इनको याद करके ही हम आगे चल पाएंगे। यहां पे एक और चीज भी ज़हन में रख लीजिए, अगर आपने इन्वेंट्री पीरियड डेज में कैलकुलेट करना है तो यहां पे 365 है, लेकिन अगर आपने इन्वेंट्री पीरियड वीक्स में कैलकुलेट करना है तो यहां पे 365 की जगह 52 लिख दो। अगर आपने इन्वेंट्री पीरियड मंथ में कैलकुलेट करना है तो 365 की जगह 12 लिख दो।
तो ये भी एग्जामिनर क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें इन्वेंट्री पीरियड डेज में कैलकुलेट करने को कहा गया है, वीक्स में कैलकुलेट करने को कहा गया है, मंथ्स में करने को कहा गया है। हमें सिर्फ इस फिगर को बदलना है। डेज में कैलकुलेट करना है तो 365, वीक्स में कैलकुलेट करना है तो 52, मंथ्स में कैलकुलेट करना तो यहां पे 12 आ जाएगा। सो डेटर पीरियड, इन्वेंट्री पीरियड और इसी अंदाज में क्रेडिटर पीरियड। क्रेडिटर पीरियड का कॉन्सेप्ट भी वही है, क्रेडिटर्स बैलेंस ओवर एवरेज डेली क्रेडिट परचेज। और एवरेज डेली क्रेडिट परचेज क्या होता है? एनुअल क्रेडिट परचेज डिवाइडेड विद 365, और डिवाइड विद 365 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाता है। सो क्रेडिटर बैलेंस ओवर एवरेज डेली क्रेडिट परचेज, ये फॉर्मूला है हमारा क्रेडिटर डेज का। तो ये वर्किंग कैपिटल पीरियड कैलकुलेट करना, वर्किंग कैपिटल पीरियड कैलकुलेट करना, इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड, क्रेडिटर पीरियड, डेज में, वीक्स में, मंथ्स में। ये बेसिक से फार्मूलाज हैं जो मैंने आपको, ये क्रेडिटर का फार्मूला है, ये आपका डेटर का फार्मूला है, ये आपके इन्वेंट्री के अलहदा अलहदा फार्मूलाज अगर देख रहे हो, या इन्वेंट्री का एक फार्मूला देख रहा हो। ये इन्वेंट्री पीरियड, डेटर पीरियड, क्रेडिट पीरियड के फार्मूलाज हैं, और इन्हीं फार्मूलाज के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये भी बात कर ली वीक्स और मंथ्स के हिसाब से हम कैसे फार्मूलाज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन पहले इन फार्मूलाज को लेके करते हैं, फिर हम मजीद, अभी मैंने ये आप देख रहे होंगे, मैंने ये चीज आपको अभी डिस्कशन में नहीं लाया, ये चीज अभी मैं आपकी डिस्कशन में नहीं लाया, इनको हम देखेंगे जरा बाद में। पहले हम एक बेसिक जो फार्मूला डिस्कस किए हैं उनके हिसाब से एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम देखते हैं पहले, और फिर बात हम दोबारा करेंगे जो फार्मूला हमने थोड़े से छोड़े हैं उनके ऊपर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमारे पास आ रही है जी, पेज नंबर, ये आ गई जी, पेज नंबर हमारे पास 126 है, इस पे इलस्ट्रेशन 2 आ रही है जी, ये हमारे पास है। रिक्वायरमेंट, recalculate the relevant working capital ratios and cash operating cycle। ये जो हमने डेटर डेज, क्रेडिटर डेज निकालते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी बात कर कहा जाता है, इसको वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी कहा जाता है, इसको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज भी कहा जाता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर डेज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज या वर्किंग कैपिटल रेशियोज, किसी भी नाम से इनको बुलाया जा सकता है। तो इन शॉर्ट उसने कहा जी आप वर्किंग कैपिटल रेशियोज बनाइए, कैश ऑपरेटिंग साइकिल बनाइए, और राउंड ऑफ योर आंसर्स टू द नियरेस्ट डेज। राउंडिंग ऑफ कर लीजिएगा, जहां पे डेज फ्रैक्शन में आएंगे राउंड ऑफ कर लीजिएगा। अच्छा, जब हम डेटा पढ़ते हैं, जी लिमिटेड हैज द फॉलोइंग फिगर्स फ्रॉम इट्स मोस्ट रिसेंट अकाउंट्स, रुपीज इन मिलियन, रिसीवेबल्स, पेबल्स, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, सेल्स 80% ऑन क्रेडिट, मटेरियल परचेजेस ऑल ऑन क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 80% मटेरियल है। अच्छा जी, हमें डाटा दिया गया है और हमसे कहा गया है कि हम डेज को कैलकुलेट करें। सबसे पहले रिसीवेबल डेज एक ही फार्मूला है, पेएबल डेज एक ही फार्मूला है, इन्वेंट्री डेज 1 2 3 फार्मूला दी। तो हमें ये फार्मूला हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम ये फार्मूला अपने सामने जरा लाते हैं याद दहानी के लिए, फिर हम कैश ऑपरेटिंग साइकिल यहां से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स कॉपी द फार्मूला। इलस्ट्रेशन नंबर 2, हमें रिसीवेबल डेज चाहिए। रिसीवेबल डेज क्या लीजिए, डेटर डेज क्या लीजिए, एक ही बात है। और क्वेश्चन यहां पे बाय द वे क्वेश्चन तो खैर साइलेंट है, हमें डेज चाहिए या नियरेस्ट डे, डेज पे बताया तो हमें रिसीवेबल डेज चाहिए। फॉर्मूला है जी डेटर बैलेंस डिवाइड विद क्रेडिट सेल्स, एनुअल क्रेडिट सेल्स इंटू 365। फिर हमारा पेबल डेज की वर्किंग है, क्रेडिटर्स बैलेंस ओवर एनुअल क्रेडिट परचेजेस इंटू 365। इसके बाद हमारे पास ये रॉ मटेरियल डेज, इट इज रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओवर एनुअल रॉ मटेरियल यूजेज इंटू 365। फिर है जी वर्क इन प्रोसेस डेज, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डिवाइडेड विद एनुअल कॉस्ट ऑफ
annual cost of production into 365, and finally finished goods days. Finished goods inventory divided with annual cost of sales into 365. ये जी हमारे पास फॉर्मूलाज जो हमारे पास रेडीली अवेलेबल हैं उनको हमने सबसे पहले तो अपने सामने अरेंज कर लिया। अब इन फॉर्मूलाज में हमने वैल्यूज फीड करनी है। तो जो तो फिगर्स रेडीली अवेलेबल हैं, मेरा जैसा अंदाज होता है फॉर्मूला सामने आ जाए तो जो फिगर्स अवेलेबल हैं उनको डालते जाइए। डेटर बैलेंस रेडीली अवेलेबल 4 मिलियन, एनुअल क्रेडिट सेल्स, टोटल सेल्स अवेलेबल हैं 30 का 80%, ये भी फीड कर दिया जी हमने इंटू 365, ये डाटा कंप्लीट हो गया। 60 पॉइंट मेक इट 61 डेज राउंड ऑफ करने हैं जी हमने। क्रेडिटर बैलेंस, क्रेडिटर्स बैलेंस गिवन है जी हमें, पेबल बैलेंस 2 मिलियन डिवाइडेड विद एनुअल क्रेडिट परचेजेस। कहां से पता लग रहा है? मटेरियल परचेज ऑल ऑन क्रेडिट, बिल्कुल जी रेडीली अवेलेबल है, ये तो रेडीली अवेलेबल है। इंटू 365 कितना बना? 41 डेज। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री रेडीली अवेलेबल 1 मिलियन ओवर रॉ मटेरियल यूजेज, रॉ मटेरियल यूजेज कॉस्ट ऑफ सेल्स 25 है, 25 का 80%, 25 का 80% इंटू 365 18 डेज। ठीक हो गया जी। इसके बाद वर्क इन प्रोसेस बैलेंस, वर्क इन प्रोसेस डेज के लिए वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री 1.3 ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस की फिगर रेडीली अभी नजर नहीं आ रही, फिलहाल फिनिश गुड्स पे आ जाइए। फिनिश गुड्स में फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 2 मिलियन ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स 25 मिलियन इंटू 365 कितना है जी? 29 डेज। अच्छा जी, अब जरा आखिरी आइटम देख लीजिए। हमें एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस होती है, ऐसा ही है। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस होता है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट। अगर जरा फॉर्मेट देन में लाओ, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम में लेबर ओवरहेड ऐड करो तो एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है, एनुअल प्रोडक्शन कॉस्ट आती है। इसमें ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वर्क इन प्रोसेस का एडजस्ट करो तो एनुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस में फर्क है। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट में वर्क इन प्रोसेस एडजस्ट करते हो तो कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस आती है, और कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस में आप ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स एडजस्ट करते हो तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आती है। तो ये मैंने अगर कहें तो हमने गलत लिख दिया यहां पे, एनुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, एनुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये यहां पे राइट टर्म है जो यूज होनी चाहिए, एनुअल कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। ये बुक में भी मुझे लगता है इसको ठीक कर लेना चाहिए हमें। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। अब हमने कहा जी कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट होती है, और हमारे पास तो फिनिश गुड्स की वैल्यू सिर्फ एक ही अवेलेबल है, दूसरी अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह के केस में हम अज्यूम करेंगे कि भाई दूसरी वैल्यू भी सेम ही होगी। जब वैल्यू सेम है तो इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वही कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस आ जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अगर तुम्हें डाटा गिवन है तो हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस पे जा सकते हैं। नहीं अवेलेबल तो हम अज्यूम करेंगे ये सेम ही होगी। लीजिए जी, यहां से आपके पास ये वैल्यू भी आ गई 19 डेज। अब आप कैश ऑपरेटिंग साइकिल यहां से बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सारी फिगर्स आपके पास हैं, सिर्फ पेबल डेज को आपने नेगेटिव कर देना है। यहां पे बाकी सबका सम ले लीजिए, ये आपका कैश ऑपरेटिंग साइकिल आ रहा है। तमाम फिगर सम होनी है, क्रेडिटर डेज माइनस हो जाने बीच में से 86 डेज। ये आपका जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल हमारा यहां से आ गया। किसको बेटा? बेटा कैश ऑपरेटिंग साइकिल 86 डेज की मैंने डेफिनेशन तो कल आपको बताई थी कि कैश ऑपरेटिंग साइकिल क्या मेजर करता है? सप्लायर को पेमेंट से लेके कस्टमर से रिकवरी तक का टाइम लैग। दूसरे अल्फाज में आपका पैसा बिजनेस साइकिल में कितने दिन ब्लॉक होता है? आप पैसा डालते हो कब बिजनेस में? जब आपने सप्लायर को पेमेंट की, और पैसा वापस कब निकलता है बिजनेस ऑपरेशन से? जब कस्टमर से वापस आया, क्योंकि सप्लायर को पेमेंट की रॉ मटेरियल के बाद में, रॉ मटेरियल फिनिश से वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड से डेटर, और डेटर से कैश वापस आने तक। ये जो वक्फा है इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कह रहे हैं।
और इस वक्फे पे डिपेंडेंट है हमें बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये कैश ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी उतनी आपकी फंड रिक्वायरमेंट कारोबार को चलाने के लिए बढ़ती जाती है। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आपने कस्टमर से जो पैसा आता है उसमें आपका प्रॉफिट एलिमेंट भी होता है ना। कस्टमर से जो पैसा आता है उसमें आपका प्रॉफिट एलिमेंट भी है, आपकी कॉस्ट भी सारी रिकवर होती है और आपकी प्रॉफिट्स भी आते हैं। जब तक कस्टमर से पैसा आपको नहीं मिल रहा तब तक सारे खर्चे आपको खुद फाइनेंस करने पड़ेंगे। आप रॉ मटेरियल भी खरीद रहे हो, बिजली का बिल भी दे रहे हो, तनख्वाहें भी दे रहे हो, आप चीजें बनाई जा रहे हो, रॉ मटेरियल खरीद के, तनख्वाहें दे के, बिजली के बिल दे के चीजें बनाई जा रहे हो, बेचते जा रहे हो, पैसा नहीं आ रहा अभी तक। तो जब तक पैसा नहीं आ रहा, यह खर्चा आपकी जेब से डलता जा रहा है। जितना पैसा आने में देर होगी उतने ज्यादा पैसे कारोबार में डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने बनाई चीज कैश पे बेच दी तो बस पैसा आ गया कस्टमर से, मजीद पैसा डालने की जरूरत नहीं, उस पैसे से कारोबार का साइकिल चलाओ। लेकिन आज डाला आपने पैसा कारोबार में, यूनिट्स बना के बेचे, पैसा नहीं आया तो कल फिर डालने पड़ेंगे, फिर यूनिट्स बना के बेचे, पैसा नहीं आया, फिर डालने पड़ेंगे। जब तक कस्टमर से पैसा नहीं आ रहा आपको कारोबार में पैसा डालना पड़ेगा कारोबार को चलाने के लिए। जितना ज्यादा वक्फा है यहां पे उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है कारोबार में। हमने कहा था कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड, लेंथ ऑफ कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करेगा हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कितनी है। जितनी ये लेंथ बढ़ती जाती है उतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, उतने ज्यादा पैसे चाहिए आपको कारोबार को चलाने के लिए। तो ये हम कैलकुलेट क्यों करना सीख रहे हैं, ये हमें बताएगा, ये बताता है हमारी लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल क्या है और इस लेंथ का ताल्लुक हमारी फंडिंग रिक्वायरमेंट से है। और हमारा टारगेट हुआ करेगा बाय द वे इसको कम से कम रखना, इसको कम से कम रखना हमारा टारगेट होगा। उसमें हमारी बात अलहदा डिटेल में कभी किसी और स्टेज पे होगी, इस सिलेबस पे तो बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। हमारा टारगेट होगा इसको कम से कम करना। इसको कम से कम करने का तरीका क्या है, इसको कम करो, इसको बढ़ाओ, इसको कम करो, इसको कम करो, इसको कम करो, तो ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा। ओवरऑल ऑपरेटिंग साइकिल कम हुआ, फंडिंग रिक्वायरमेंट कम होगी। फंडिंग रिक्वायरमेंट कम हुई, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वर्किंग कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट नहीं होती। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट किया था हमारी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाती है। वो हम इन्वेस्टमेंट सिर्फ किस लिए कर रहे हैं, लिक्विडिटी रखने के लिए। उसका मकसद हमारा कोई रिटर्न कमाना नहीं होता। कैपिटल एसेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है दैट इज फॉर रिटर्न। मशीनरी में पैसा लगाओगे ना, प्रोडक्शन होगी ज्यादा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, सेल ज्यादा होगी, मुनाफा ज्यादा आएगा। तो कैपिटल एसेट में इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस के वॉल्यूम को बढ़ाने में सपोर्ट करती है, एडिशनल वॉल्यूम को सपोर्ट करेगा, एडिशनल प्रॉफिट्स आएंगे। लेकिन वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आप सिर्फ लिक्विडिटी के लिए कर रहे होते हो, कोई एडिशनल प्रॉफिट्स के लिए नहीं कर रहे होते। बल्कि हम तो उल्टा कहते हैं, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट से लिक्विडिटी बढ़ाने से हमारी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे जा रही होती है। ठीक है, तो हमने कोशिश करनी है कि हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल कम से कम हो, लेकिन लिक्विडिटी पे कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना, क्योंकि लिक्विडिटी कॉम्प्रोमाइज होगी तो बिजनेस से ठप हो जाएगा। पैसे डालने हैं वर्किंग कैपिटल में, कम से कम डालने हैं, और उसके लिए इसको कम से कम रखना है। तो ये पहले हमें इसको कम से कम रखने के लिए जानने की जरूरत है। ये फिगर आती कहां से है, ये फिगर आती है कस्टमर कितने दिनों में पैसा वापस करता है। चलो इस पर भी थोड़ी सी बात कर देते हैं। कस्टमर 60 दिनों में पैसा दे रहा है तो भाई थोड़ा उसको फॉलोअप करके कॉल करके जरा पैसे 4 दिन पहले मंगवाने की कोशिश कर लो, को थोड़ा डिस्काउंट ऑफर कर दो, उसको अर्ली पेमेंट पे डिस्काउंट दे दो, शायद पैसा जल्दी दे दे। पैसा जल्दी देगा तो ये कम हो जाएगा। सिमिलरली इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल आया, वर्किंग प्रोसेस में इतने दिन प्रोडक्शन में लगे, इस पे बात हो सकती है। 19 दिन प्रोडक्शन पे लग जाते हमारे। वर्किंग प्रोसेस डेज क्या बता रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में फैक्ट्री में कितना टाइम लगा, तो 19 दिन लग रहे हैं। इसको कम किया जा सकता है। आंसर कुड बी यस। अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन ले आए तो ये कम हो सकता है टाइम, तो इसको कम करेंगे तो इन्वेंट्री डेज कम हो जाएंगे। 20 दिन की जगह हम 10 दिन में प्रोडक्शन कंप्लीट कर लें तो ये कम हो गया ना दिन, ये कम हो गया, ये कम हुआ तो हमारे ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कम होगी। सिमिलरली फिनिश्ड गुड्स, 29 दिन माल पड़ा रहता है हमारे गोदाम में, फिर बिकता है कहीं जाके, भाई सेल्स टीम को पुश लगाओ, इतने दिन क्यों पड़ा रहता है, सेल्स टीम को पुश करो, थोड़ा सा जल्दी बेचें, तो ये कम करो। तो मतलब ये हमें बता रहा है लेंथ क्या है। लेंथ को कम करना, इन्वेस्टमेंट को कम करना है। इन्वेस्टमेंट को कम करने के लिए इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे तवज्जो करो। जैसे मैंने ब्रीफली आपसे स्टेप्स डिस्कस किए, क्या पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं इनको कम करने के लिए। जब ये कंपोनेंट्स कम होंगे, कंपोनेंट्स हमारे फेवर में जाएंगे, तो ओवरऑल कैश ऑपरेटिंग साइकिल फेवर में जाएगा। ओवरऑल कैश ऑपरेटिंग साइकिल फेवर में गया, कम हुआ तो हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम होगी, और इन्वेस्टमेंट कम हुई तो इसका मतलब लिक्विडिटी को मेंटेन करते हुए हम प्रॉफिट को बढ़ा पाएंगे। जी बेटा, क्वेश्चन करना चाहते? यही तो हम बात करते आ रहे हैं बेटा कि लिक्विडिटी की कॉस्ट है। लिक्विडिटी का मतलब कारोबार में पैसा रखा आपने, ठीक है, फंड्स रखे हुए आपने, वो फंड्स किसी सोर्स से आपने अरेंज किए हैं। तो लिक्विडिटी रखने के लिए आपने फंड कहीं से रेज किए,
अकाउंटिंग एंट्री समझ लो ना, डेबिट आपका कैश हुआ है तो क्रेडिट लोन भी तो हो गया ना, डेबिट आपका स्टॉक हुआ है तो क्रेडिट कहीं से पैसा आया भी तो हुआ ना। तो डेबिट साइड पे लिक्विडिटी का मतलब करंट एसेट्स बढ़ाओ, तो करंट एसेट डेबिट साइड पे बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट साइड पे फाइनेंस का कोई सोर्स भी तो बढ़ रहा है ना, जिसकी कॉस्ट पड़ रही है आपको। अपना कैश है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फंड्स है, अपना कैश भी, अपना कैश मुराद इक्विटी समझ लो ना आप, अपना कैश इक्विटी है तो इक्विटी भी तो कॉस्ट होती है, कोई बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। हम तो बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, बिजनेस ने पैसा शेयर होल्डर से लिया है, बिजनेस ने पैसा डेट प्रोवाइडर से लिया, बिजनेस का अपना पैसा कुछ नहीं होता, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी। बिजनेस टेक्स मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर, वो डेट इन्वेस्टर भी हो सकता है, वो इक्विटी इन्वेस्टर भी हो सकता है, जिससे भी पैसा लेगा बिजनेस इट विल हैव अ कॉस्ट। जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते तो हमें वहाँ से प्रॉफिट ज़्यादा आना होते, तो इस वजह से इसमें प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने की वजह से। बेटा वर्किंग कैपिटल में एक आप सिर्फ एक बिजनेस को ध्यान में रखो, वी आर टॉकिंग अबाउट वन बिजनेस। उस बिजनेस में जब आप वर्किंग कैपिटल में पैसा डालते हो, डेबिट साइड पे पैसा आपका एसेट में इन्वेस्ट होता है तो क्रेडिट साइड पे लोन भी उस बिजनेस में बढ़ा है, यू हैव टू पे इट्स कॉस्ट। लिक्विडिटी बढ़ाओगे तो लोन बढ़ेगा क्रेडिट साइड पे, उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर बिजनेसेस अपॉर्चुनिटीज, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट वन बिजनेस जिसमें आपने एसेट बढ़ाए डेबिट साइड पे तो क्रेडिट साइड पे लोन बढ़ा और उसकी कॉस्ट आपको पे करनी पड़ेगी। तो लिक्विडिटी हैज अ कॉस्ट। जी बेटा बेटा कैपिटल लिक्विडिटी की डेफिनेशन क्या दी थी? कंपनी शुड हैव सफिशिएंट लिक्विड एसेट्स अवेलेबल टू पे ऑफ इट्स लायबिलिटी, प्राइमरली शॉर्ट टर्म लायबिलिटी व्हेन दे फॉल ड्यू। और जब हम कैपिटल वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो वहां पे हम बात ही ये कर रहे हैं कि करंट एसेट की फाइनेंसिंग के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को यूज करना। लॉन्ग टर्म फाइनेंस विल नॉट फॉल ड्यू शॉर्टली। ड्यू क्या होगा? शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो हमने वर्किंग कैपिटल लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी हमने डाला हुआ है करंट एसेट में, और सफिशिएंट लॉन्ग टर्म फाइनेंस डालना है क्योंकि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से ड्यू नहीं होना। हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंस डाला किस लिए? कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस अगर कभी ड्यू हो जाए तो हमारे पास पैसा पड़ा उसको पे ऑफ करने के लिए। लॉन्ग टर्म में हमारे पास टाइम है, हम अरेंज कर लेंगे इसको पैसा बाद में। शॉर्ट टर्म फाइनेंस जब ड्यू होता है उसमें में ट्रबल आती है कि वो ड्यू होगा कैसे पे करें। वी मस्ट हैव सफिशिएंट कैश इन द बिजनेस टू पे ऑफ शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। जी कोई और सवाल? अच्छा जी, ये हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन देखी कैश ऑपरेटिंग साइकिल की। एक और इलस्ट्रेशन है जी कैश ऑपरेटिंग साइकिल की, वो भी देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 3। इसी के साथ हमारे आ रही है जिसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है जी, कैलकुलेट कैश ऑपरेटिंग साइकिल। डाटा इसमें भी देखें तो रिसीवेबल्स हैं, पेबल्स हैं, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% ऑफ सेल, इन्वेंटरी लेवल्स आर कांस्टेंट, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बराबर है, उसने क्लियरली बता दिया। रॉ मटेरियल आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑल ऑन क्रेडिट। ये डाटा है कैश ऑपरेटिंग साइकिल निकालना है। पहली बात, कैश ऑपरेटिंग साइकिल यहां पे 3 इन्वेंटरी डेज, 1 रिसीवेबल डेज, 1 पेबल डेज, टोटल 5 कंपोनेंट्स निकालेंगे, फिर हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल पूरा होगा। तो 5 कंपोनेंट्स के लिए हम पहले तो ये फार्मूला हमारे पास पांचों अवेलेबल हैं, इन्हीं फार्मूलाज को मैं अगर यहां से इलस्ट्रेशन 3 फॉर्मूला, इनमें जैसे हमने कहा था जो जो वैल्यूज अब रेडीली अवेलेबल हैं डालते जाते हैं। रिसीवेबल का डेटर बैलेंस अवेलेबल है जी, डेटर बैलेंस बिल्कुल अवेलेबल है जी 3,06,000। क्रेडिट सेल्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल अवेलेबल है, उसके 3.6 मिलियन की सेल्स हैं, सारी क्रेडिट पे हैं। ये जी डेटर बैलेंस तो हमारा डेटर डेज तो निकला है कितने जी? 31 डेज। इसके बाद पेबल डेज के लिए पेबल बैलेंस अवेलेबल है 130, और इसके बाद हमें चाहिए एनुअल क्रेडिट परचेजेस। तो क्रेडिट परचेजेस की फिगर रेडीली अवेलेबल नहीं है, इसको भी हम होल्ड करते हैं, आगे चले जाते हैं। हमने कहा जी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का बैलेंस अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के साथ एनुअल रॉ मटेरियल यूजेज चाहिए, ये भी अभी शायद रॉ मटेरियल आर 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। चलिए ये भी निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगा तो ये भी निकल आएगा हमारे पास। आगे चलते हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कितनी है? 350,000। कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस, इस पे भी बात करते हैं। मजीद आगे चलते हैं, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कितनी है? 200,000। लीजिए जी, यहां से अब बात हमारी चलनी शुरू होगी।
कॉस्ट ऑफ सेल से आइए। हमें बताया गया है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 25%, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 25% का मतलब सेल्स का 75% कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ठीक हो गया जी। तो यहां से आपके फिनिश गुड डेज आए कितने जी? 27, 2.7 मिलियन आपकी फिनिश गुड्स आ रही हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही हैं 27 डेज। 2.7 मिलियन आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, सही है जी। अब हमें कॉस्ट ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस चाहिए। कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस में क्या डिफरेंस होता है, क्या एडजस्टमेंट होती है? ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की, और हमें बताया गया इन्वेंट्री लेवल्स आर कांस्टेंट। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वही कॉस्ट ऑफ यूनिट प्रोड्यूस है, तो 2.7 मिलियन। तो बताइए यहां से वर्किंग प्रोसेस डेज कितने आए? 47 डेज। रॉ मटेरियल यूजेज, हमें कहा गया है रॉ मटेरियल यूजेज 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो भाई 2.7 मिलियन का 80% ये आपकी रॉ मटेरियल यूजेज है। तो कितने बने रॉ मटेरियल डेज? 35, 25। ये रॉ मटेरियल यूजेज आ गए। अब हमें परचेजेस चाहिए। यूजेज से परचेजेस में क्या एडजस्टमेंट होती है? रॉ मटेरियल यूजेज और रॉ मटेरियल परचेजेस में क्या एडजस्टमेंट होती है? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो स्टॉक तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जितनी यूजेज उतनी परचेजेस। तो 2.7 मिलियन का 80% कितने है जी? 260,000। लीजिए रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेज, सॉरी पेबल डेज कितने? 22 डेज। ये पेबल डेज आ गया जी 22 डेज। और हमारे यहां से डाटा सारा कंप्लीट हो गया। लीजिए जी, ये क्रेडिटर डेज हैं, ये नेगेटिव हैं, बाकी सब को सम करने हैं। आपका वर्क कैश ऑपरेटिंग साइकिल पता लगेगा यहां से कितना है जी? 108 डेज। ये जी हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल डेज। कैश ऑपरेटिंग साइकिल पे हमारी इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल डिपेंडेंट है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कैश ऑपरेटिंग साइकिल को मॉनिटर करें और कैश ऑपरेटिंग साइकिल की लेंथ को कम से कम करें। लेंथ को कम करने का तरीका डेटर से कलेक्शन स्पीडीली करें, प्रोडक्शन प्रोसेस को एफिशिएंट करें, सेल्स टीम को एफिशिएंट करें और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ओवरऑल इंप्रूव करें। तो हमारा कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम हो जाएगा। कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होगा तो उससे हमारी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाएगी। हम कम पैसों से अपना बिजनेस चला पाएंगे। हम ये बात पहले कर चुके हैं कि लिक्विडिटी में, करंट एसेट में ज्यादा पैसे रखना सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से है, लेकिन लिक्विडिटी के लिए जरूरी नहीं कि हम पैसे ही बढ़ाएं। लिक्विडिटी हम एफिशिएंसी से भी बढ़ा सकते हैं। हम एफिशिएंसी से भी लिक्विडिटी को भी बढ़ा सकते हैं। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा, ये जो फार्मूला मैंने स्किप किए थे, मैं जरा उन पे भी 1 मिनट आपसे बात कर लूं। बाज का एग्जामिनर हमें इन्वेंट्री डेज की जगह इन्वेंट्री टर्नओवर का डाटा दे देता है। इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आप देखो तो सिंपली इस फैक्टर का रेसिप्रोकल है। इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ओवर इन्वेंट्री। ठीक है जी। इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कहा जाए आपकी इन्वेंट्री बैलेंस 100 है, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1000 है, तो आपका यहां से इन्वेंट्री डेज कितने बनते हैं? 37 डेज बनते हैं। और यही अगर आप टर्नओवर में कैलकुलेट करने जाओ तो 1000/100 आपका टर्नओवर है 10 टाइम्स। अब इंटरप्रिटेशन थोड़ी फर्क है। इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री डेज 37 का मतलब कि जब हम इन्वेंट्री खरीदते हैं तब से लेकर इन्वेंट्री बेचने तक 37 डेज लगते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? इन्वेंट्री खरीदने से लेकर इन्वेंट्री बेचने तक 37 डेज लगते हैं। और टर्नओवर की इंटरप्रिटेशन क्या है कि हम साल में 10 दफा स्टॉक बेचते हैं। हमने स्टॉक खरीदा फिर बेचा, खरीदा फिर बेचा, हमने साल में 10 दफा स्टॉक बेचा। तो इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, वैल्यूज फर्क है। ये है 37 डेज, मतलब हम इन्वेंट्री खरीदने के 37 दिन बाद बेचते हैं। तो भाई इन्वेंट्री खरीदने के बेसिकली प्रिसाइजली तो ये 36.5 था ना। इन्वेंट्री खरीदने के 36.5 डेज बाद बेचते हो तो साल में 10 दफा खरीद के बेच पाओगे ना, क्योंकि साल में 365 दिन है। वही बात यहां पे टर्नओवर नजर आ रही है कि साल में 10 दफा इन्वेंट्री खरीद के बेचते हैं। जिस तरह हमने बात की, जितने इन्वेंट्री डेज कम होंगे उतना बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि इन्वेंट्री डेज कम होने का मतलब कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होना, कैश ऑपरेटिंग साइकिल कम होने का मतलब इन्वेस्टमेंट कम होना, बिजनेस के लिए अच्छा है। तो जितने इन्वेंट्री डेज कम होंगे उतना ही बिजनेस के लिए अच्छा है। इसी तरह जितना टर्नओवर टाइम ज्यादा होगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, उतना बिजनेस के लिए अच्छा है।
तो हमें बाद का एग्जामिनर डाटा इस शेप में भी दे सकता है, इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में दे सकता है, इन्वेंट्री डेज की बजाय इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम में दे सकता है। टाइम से डेज में जाना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने टाइम से अगर डेज में जाना है तो सिंपली 365/10 कर दो, 365/10 कर दो तो डेज आ गए ना। तो इन्वेंट्री टर्नओवर अगर आपको टाइम्स में दिया जाए तो उससे डेज में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है। इन्वेंट्री टर्नओवर टाइम्स में दिया गया है, उसको आपने वीक्स में कन्वर्ट करना है तो वो भी बड़ा आसान है। 52/10 कर दो तो 5.2 वीक्स हो गया। 37 डेज का मतलब 5.2 वीक्स ही बनता है। आपने इसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12/10 कर दो, 1.2 मंथ्स हो गया। तो 37 डेज का मतलब 1.2 मंथ्स ही तो है। तो आपको टाइम्स में भी दिया जाए टर्नओवर तो उसको डेज में कन्वर्ट करने का रिलेशनशिप बड़ा आसान है। डेज में कन्वर्ट करना हो टाइम्स को, वीक्स में कन्वर्ट करना हो, मंथ्स में कन्वर्ट करना हो, ये रिलेशनशिप हमें अवेलेबल है। सो क्वेश्चन में हमसे टर्नओवर डेज भी कहा जा सकता है, टर्नओवर टाइम्स में भी दिया जा सकता है, और इन दोनों का रिलेशनशिप मैंने आपसे शेयर कर लिया। सिमिलरली जैसा इन्वेंट्री टर्नओवर है, ये आपको डेटर्स टर्नओवर में भी यही चीज नजर आ रही है। डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ओवर डेटर्स, वही बात यहां पे भी है कि डेटर टर्नओवर डेज, डेटर टर्नओवर टाइम्स, वही रिलेशनशिप यहां पे भी एग्जिस्ट करता है कि टाइम्स का डेज में आप कन्वर्ट करना हो, डेज को टाइम्स में कन्वर्ट करना हो। ये रिलेशनशिप हमें दोनों तरह पता होना चाहिए। फार्मूला हम अकॉर्डिंगली दोनों फार्मूला की हमें समझ होनी चाहिए। एग्जामिनर हमसे डेज कैलकुलेट करने को है, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें टर्नओवर टाइम्स में निकालने को है, कर सकते हैं। हमें टाइम्स दे दे, टाइम से डेज में जाने को कहे, हम जा सकते हैं। और आगे ये रिलेशनशिप बेसिक अगर हमें क्लियर हो तो आगे जो भी इसकी इंटरप्रिटेशन है, जो भी इसका यूज है प्रैक्टिस में, उस पर हम बात कर सकेंगे। जी एनी क्वेश्चन? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर डेज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज, इसको भी बात का रेशियो कह दिया जाता है। इन डेज को भी बात का एग्जामिनर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज कह रहा होता है, ठीक है। तो लेकिन प्रिसाइजली ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पीरियड कहलाता है, ये वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो कहलाता है। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पीरियड डेज में भी ले सकते हैं, मंथ में भी ले सकते हैं, वीक्स में भी ले सकते हैं। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो टाइम्स में ली जाती है, और टाइम्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना, टाइम्स को डेज में कन्वर्ट करना, टाइम्स को वीक्स में कन्वर्ट करना, इट्स वेरी सिंपल। टाइम्स को कन्वर्ट करना डेज में, टाइम्स को वीक्स में, टाइम्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना, इट इज वेरी सिंपल। जी एनी क्वेश्चन? टर्नओवर डेज और टर्नओवर रेशियोज में फर्क और इनका आपस में रिलेशनशिप। अच्छा जी, हमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर पीरियड्स हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए, और फिर हमने उसका कंपैरिजन रेगुलरली करना होता है इंडस्ट्री के साथ भी और अपने पिछले पीरियड्स के साथ भी, ताकि हम देख सकें हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस इंडस्ट्री के मुकाबले में कैसी है, हमारी कंपनी की परफॉर्मेंस अपने पिछले साल के मुकाबले में कैसी चल रही है। सो आप अदर इंडस्ट्री से कंपैरिजन करते हो। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड and average payment period should be about the same for all the companies operating in the same industry. This is the general guideline. आप कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं इंडस्ट्री से? आप देखना चाहते हो हमारे कंपैटिटर के पीरियड्स कितने आ रहे हैं, इन्वेंट्री, डेटर्स, क्रेडिटर्स के, क्या हमारा भी सेम वही वैल्यूज हैं? आइडली इट शुड बी द सेम। अगर फर्क है तो उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा हमारा डेटर पीरियड ज्यादा आ रहा है, वजह क्या है? इंडस्ट्री में सारे लोग लोकल सेल कर रहे हैं, हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट में पैसा आने में टाइम लग जाता है। इफ यू हैव द जस्टिफिकेशन, यू आर हैप्पी। आपने देखा हमारा वर्किंग प्रोसेस डेज इंडस्ट्री से बहुत ज्यादा आ रहा है, ये क्या मसला है? वो 10 दिन में रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं, हम 15 दिन में क्यों कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेट करो। जवाब शायद वही मिलेगा जो मैं पहले बता चुका, हमारी मशीनरी पुरानी हो चुकी है, हमारे कंपैटिटर ने नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है, हमने भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं की, इसलिए हमारे दिन ज्यादा लग रहे हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए, अगर हम अपने कंपैटिटर से पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं किसी एरिया में, तो हम कंपैटिटर के मुकाबले में इनकम्पेटिटिव हो जाएंगे। आज इनकम्पेटिटिव होंगे, कल आउट ऑफ बिजनेस हो जाएंगे। तो हमें कंपैटिटर से अपना कंपैरिजन करना है। वर्किंग कैपिटल रेशियोज एक अहम एरिया है जिसमें आप इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर रहे हो, टू सी वेयर यू स्टैंड एंड वेयर द वैल्यूज आर सेम, यू आर कंफर्टेबल, अच्छी है आपकी, यू आर हैप्पी। लेकिन जहां पे आपकी वैल्यूज खराब है एंड यू डोंट हैव जस्टिफिकेशन फॉर दैट, यू नीड टू इन्वेस्टिगेट एंड यू नीड टू रिजॉल्व दैट एरिया, otherwise you will be incompetitive and you will be out of business very soon. So ये हम बात कर रहे हैं इस्तेमाल। हाँ, फॉर एग्जाम्पल हमारा इन्वेंट्री पीरियड ज्यादा आया, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री पीरियड ज्यादा आया, भाई वो क्यों ज्यादा है? पता लगा वजह क्या है? हमारे पास स्लो मूविंग आइटम पड़ी हुई है, हमारे पास ऑब्सोलीट स्टॉक पड़ा हुआ है। तो क्यों पड़ा हुआ भाई?
वो स्टॉक हमारे पास क्यों पड़ा हुआ है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, उसको बेचो, पैसा निकालो वहां से। सो जब आप कंपैरिजन करते हो, आपकी अपनी एफिशिएंसी आपके सामने आती है, आपकी टीम कैसे परफॉर्म कर रही है। अगर आपने देखा हमारा इन्वेंट्री पीरियड ज्यादा है कंपैरेटर के मुकाबले में, दिस कुड बी वन रीजन कि हमारी इन्वेंट्री में स्लो मूविंग आइटम पड़ी हुई है, हमें जरूरत पड़ती है 6 महीने बाद, हमने अगले 5 साल का स्टॉक खरीद कर रखा है। हमारी इन्वेंट्री में ऐसी आइटम पड़ी हुई है जो हमने पिछले किसी कस्टमर के लिए खरीदी थी, वो ऑर्डर ही कैंसिल हो गया, हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, ऑब्सोलीट होगी हमारे लिए, तो क्यों पड़ी है भाई? उनमें पैसा ब्लॉक हुआ है, उन्होंने हमारी जगह ऑक्युपाई की हुई है, होल्डिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट हमें पड़ी है, इनएफिशिएंसी है, निकालो उनको। कंपैरिजन करोगे तो पता लगा। अगर आप सिर्फ अपनी चीजों पे तवज्जो रखोगे, बात का चीजें हाईलाइट नहीं होती, कंपैरिजन में हाईलाइट होती हैं कि भाई इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। इसी तरह कंपैरिजन प्रीवियस ईयर से करना, वो भी हमें हेल्प करता है। इंडस्ट्री से कंपैरिजन भी हेल्प कर रहा है, प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन अपना वो भी हेल्प करता है कि अगर हमारे डेटा डेज बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो कलेक्शन टीम है वो सुस्त हो गई है। डेटा डेज बढ़ने का मतलब क्या? पिछले साल के मुकाबले में कि पहले डेटर 10 दिन में पैसा दे देता था, अब 15 दिन लगा रहे हैं। क्यों भाई? डू वी हैव जस्टिफिकेशन? क्या हमने पॉलिसी बदल ली अपनी कंपनी की? अगर पॉलिसी नहीं बदली, पॉलिसी बदली है तो ठीक है, जस्टिफाइड है चेंज कि जी पहले हमारी पॉलिसी 10 दिन की थी या 15 दिन की है। लेकिन अगर पॉलिसी नहीं बदली, फिर 15 दिन क्यों लग रहे हैं? इनएफिशिएंसी। अच्छा जी, कंपैरिजन विद द प्रीवियस ईयर हमें अपने परफॉर्मेंस ट्रेंड्स बताएगा। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमारा डेटर पीरियड एक्सटेंड हो गया तो दिस मे बी एन इंडिकेशन ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ कलेक्शन टीम। अगर हमारा इन्वेंट्री पीरियड बढ़ गया है, दिस मे बी पुअर इंडिकेशन ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, या वही जैसे मैंने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्सोलीट और स्लो मूविंग आइटम। हमने इस साल को ऐसी इन्वेंट्री डाली है जो हम इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। सो कंपैरिजन भी आपको बताता है कि आपके कहां पे आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, कहां पे परफॉर्मेंस आपकी डिटीरियरेट हो रही है। सो वर्किंग कैपिटल कैश ऑपरेटिंग साइकिल रेशियोज कैलकुलेट करना, उसको इंडस्ट्री से कंपेयर करना, डिफरेंट कंपोनेंट्स को, और उसको कंपोनेंट्स को प्रायर ईयर से कंपेयर करना, दैट विल हेल्प अस आइडेंटिफाइंग एन एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट एंड वी कैन वर्क टू ऑन देम टू improve our performance, reduce our cash operating cycle, thus reduce our investment। और इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर पाएंगे तो हमने कहा जो ऑप्टिमल हमने रिलेशनशिप लाना है, लिक्विडिटी रखनी जरूर है, बट जरूरत से ज्यादा स्टॉक रखना तो जाती है ना, ऑब्सोलीट स्टॉक रखा है वो तो जाती है। हमने उधार देना जरूर है, लेकिन टाइम पे वापस भी लेना है। 10 दिन की पॉलिसी है तो 10 दिन का उधार दो, वापस भी तो लो 10 दिन बाद, 15 दिन क्यों लगा रहे हो? सो दिस इज हाउ वी मेंटेन बैलेंस, लिक्विडिटी भी रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट हमारी ऑप्टिमाइज रहे, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा ना हो, ताकि हमारे प्रॉफिट भी मैक्सिमम लेवल पे रह सके। अच्छा ये आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। कल के लिए एक अनाउंसमेंट है, कल मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना है, जैसे अनफॉर्चुनेटली मैं कल का लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। विल बी मीटिंग नेक्स्ट वीक, और कॉन्सिडेंटली इस वीक का मेरा तो मेकअप एक एक्स्ट्रा लेक्चर से हो गया था, बट आई नेवर थॉट कि मुझे सैटरडे ऑफ करना पड़ेगा। मेरा ख्याल था कि हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर कर पाएंगे, लेकिन बहरहाल जो अल्लाह का मंजूर, तो नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह मिलेंगे। ये चैप्टर हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है, इसमें शायद नेक्स्ट वीक जब हम मिलेंगे डिस्कशन हमारी कंप्लीट होगी, उसके बाद हम एक दिन मे बी पास पेपर्स का करेंगे। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे से इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक, या फ्राइडे से या सैटरडे से हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है फोरकास्टिंग एंड बजटिंग, हम उस पर बात कर रहे होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।